जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर 6 ध्वनि इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है। सबसे पहले हम लोग ध्वनि की परिभाषा लिखेंगे कि अपने कानों से हम जो कुछ भी सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। यह कैसे उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह ध्वनि विभिन्न वस्तुओं को कंपन करने से उत्पन्न होती है। उदाहरण में देख सकते हैं, ताली बजाकर, बोलकर, टेबल को ठोककर इत्यादि तरीकों से ही ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न है, एक स्वच्छ चित्र की सहायता से बताएं कि ध्वनि के स्रोत के निकट की वायु में संपीड़न तथा विरल कैसे उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि ध्वनि हवा के माध्यम से गमन करती है। कोई कंपित वस्तु जब आगे बढ़ती तो वह अपने सामने वाली हवा पर बल लगाकर उसे संपीड़ित करती है, जिससे कि उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। यह क्षेत्र संपीड़न कहलाता है। यह क्षेत्र कंपित वस्तु से दूर जाने लगता है, किंतु जब कंपित वस्तु पीछे की ओर हटती है जिससे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, यह क्षेत्र विरल कहलाता है। जैसे जैसे वस्तु कंपित होती है वैसे वैसे हवा में संपीड़नों और विरलों की श्रृंखला बननी चली जाती है। इससे हवा में ध्वनि का संचरण होता है। तो जैसे कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं, इधर से एक कंपित ध्वनि आ रही है। तो जैसे ही यह ध्वनि हवा के पास पहुंचती है तो हवा पर बल लगाकर यह इसको संपीड़ित करती है, तो जिस कारण यहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जिससे कि संपीड़न कहलाता है। और यह जैसे जैसे इसके दूर चलता जाता है तो जिस कारण यहाँ पे निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जिससे विरल कहा जाता है। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे वस्तु कंपित होती है वैसे वैसे ही संपीड़न और विरल का निर्माण होता जाता है। लोग इस चित्र को भी साथ में बना लेंगे। प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता से आप क्या समझते हैं, यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहले हम लोग ध्वनि की प्रबलता की परिभाषा लिखेंगे कि प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है या फिर व्यक्ति के आयाम पर निर्भर करती है। ऐसी ध्वनि को जिसमें अधिक ऊर्जा होती है उसको प्रबलता कहते हैं। यह किस किस कारकों पर निर्भर करती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि पहला आयाम पर, दूसरा ऊर्जा पर, तीसरा तीव्रता पर और चौथा तरंग के वेग पर। इन सभी चीजों पर ही ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरण के लिए एक द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसे एक प्रयोग द्वारा बताएं। अथवा प्रश्न यह है कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती है, इसे दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो हम लोग इसका उत्तर यह लिखेंगे कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके बारे में वर्णन करना था तो इसका ही लिखेंगे कि ध्वनि के संचरण के लिए अर्थात ध्वनि के स्रोत से किसी दूर स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि स्रोत से निकलकर हमारे कानों तक इसलिए पहुंचती है कि बीच में हवा का माध्यम है। यदि बीच में हवा नहीं रहती तो कान में आवाज नहीं पहुंचती। तो अब हम लोग इसका प्रयोग के बारे में लिखना था, तो प्रयोग के बारे में लिखेंगे कि एक बेल जाल को एक चकती पर रख दिया जाता है। बेल जाल के ऊपरी भाग में कॉर्क लगा रहता है। इस कॉर्क से होकर जाते हुए तार द्वारा एक विद्युत घंटी को लटका दिया जाता है। चकती और बेल जार के कोर के बीच तथा कॉर्क तथा तार के बीच मोम लगा दिया जाता है, जिससे कि बेल जार पूरी तरह से वायु रुद्ध हो जाए, यानी कि उसके अंदर अब हवा ना जा पाए। चकती के बीच में एक छेद रहता है जिसमें एक नली लगी रहती है। इस नली को एक वायु सूचक पंप से जोड़ दिया जाता है। घंटी के स्विच को दबाकर विद्युत परिपथ पूरा करने पर घंटी बजने लगती है और उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। अब वायु सूचक पंप को चलाकर बेल जार के भीतर की हवा को धीरे धीरे निकाला जाता है। क्रमशः आवाज धीमी हो जाती है और अंत में जब बेल जाल की पूरी हवा निकल जाती है तब आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ती है। फिर बेल जाल में हवा भर देने पर आवाज सुनाई पड़ने लगती है। उसके बाद लिखेंगे कि इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि
विद्युत घंटी और कान के बीच जब तक कि लगातार माध्यम रहता है तब तक आवाज़ सुनाई पड़ती है, किंतु जब उसके बीच कहीं पर निर्वात रहता है अर्थात माध्यम नहीं रहता है तो आवाज़ कान तक नहीं पहुंच पाती है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका चित्र भी दिया गया है, तो साथ में आप लोग इसका चित्र भी बना लेंगे और यहाँ तक इसका उत्तर लिख लेंगे। 5 नंबर प्रश्न है, समतल सतह से ध्वनि के प्रवर्तन को दिखाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो समतल सतह से ध्वनि का प्रवर्तन के लिए प्रयोग लिखना था, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि टेबल पर एक लकड़ी का एक समतल तख्ता AB सीधा खड़ा किया जाता है। लगभग 1 मीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर व्यास की 2 नलियां ली जाती है। इसमें एक नली को टेबल पर इस प्रकार रखा जाता है कि इसका अक्ष तख्ते के बिंदु Q पर कुछ कोण बनाए। इस नली के मुंह पर एक टेबल घड़ी रख दी जाती है। अब दूसरी नली को टेबल पर इस प्रकार रखा जाता है कि इसका अक्ष भी तख्ते के बिंदु Q पर मिले। इस नली के मुंह पर कान लगा दिया जाता है। घड़ी का टिक टिक की ध्वनि सीधे कान तक नहीं पहुंचे, इसके लिए दोनों नलियों के बीच लकड़ी का एक पर्दा खड़ा कर दिया जाता है और उस पर पानी से भिगोया मोटा कपड़ा लपेट दिया जाता है। अब दूसरी नली को Q के परितः घुमाकर उसे उस स्थान पर रखा जाता है जहां स्पष्ट ध्वनि सुनाई पड़ती है। इससे पता चलता है कि घड़ी की ध्वनि पहली नली के भीतर से होकर चलते हुए लकड़ी के समतल तख्ता AB से टकराती है और वहां से परिवर्तित होकर दूसरी नली के भीतर से चलती हुई कान तक पहुंचती है। ऐसी स्थिति में पाया जाता है कि पहला कोण PQS इक्वल टू कोण RQS, तो अर्थात कह सकते हैं कि आपतन कोण वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा कि दोनों के अक्ष और आपतन बिंदु Q पर लकड़ी के तख्ते पर डाला गया अभिलंब SQ तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे हैं, तो ये चित्र भी साथ में आप लोग बना लेंगे। अब इसका अगला प्रश्न है, बताएं कि किसी धातु के बर्तन या टुकड़ों में दोषों का पता लगाने के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि धातुओं के बर्तन में दोषों का पता लगाने के लिए प्रस्रव्य तरंगों धातुओं के पिंडों से होकर गुजारी जाती है। यदि कोई दरार या छिद्र तरंगों के पथ में नहीं हो तो ये तरंगे सीधे निकल जाती है, परंतु यदि कोई दोष होता है तो प्राध्वनि तरंगे प्रवर्तित हो जाती है। प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए धातु के पिंडों के दूसरी ओर एक संक सूचक रखा जाता है जो उनमें दोष की उपस्थिति को दर्शाते हैं। इस प्रकार प्रतिध्वनि मापन विधि से किसी पिंड में दरारों या छिद्रों की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। तो आप लोग लिख लेंगे इसका उत्तर कि किस प्रकार से धातुओं के बर्तन में दोषों का पता लगाया जाता है। यदि उसमें कुछ टूटा फूटा होता है या फिर कोई छिद्र या दरार होता है तो इसको प्रस्रव्य तरंगों के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। प्रश्न है कि बताएं कि चमगादड़ हवा में अपने शिकार को पकड़ने के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किस प्रकार करता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि चमगादड़ों की आंखें कमजोर होती है, इसीलिए वे अपना शिकार देख नहीं पाते हैं। अपनी उड़ान के दौरान वे उच्च आवृत्ति वाले प्रस्रव्य तरंगे छोड़ते हैं। ये तरंगे अवरोध या शिकार द्वारा प्रवर्तित होकर चमगादड़ के कान तक वापस पहुंचती है। इस प्रवर्तित तरंगों की प्रकृति से चमगादड़ अवरोध या शिकार की स्थिति तथा उसका आकार जान लेते हैं और इस प्रकार से उसका शिकार कर लेते हैं। तो आप लोग समझिए कि चमगादड़ की आंखें कमजोर होती है जिस कारण वो शिकार को नहीं देख पाती है, किंतु जब वह उड़ती है तो उसी समय ही वे उच्च आवृत्ति वाले प्रस्रव्य तरंगों को छोड़ती है और जिस स्थान पे कोई शिकार होता है तो उस स्थान से वही प्रस्रव्य तरंगे पुनः वापस आकर लौट जाती है, जिससे कि उसके कानों में सुनाई पड़ती है। तो इस प्रकार वह जान लेता है कि इस शिकार का स्थिति और आकार कैसा है, यानी कि शिकार बड़ा है या फिर छोटा है, अथवा यह जानता है कि शिकार गति कर रहा है या फिर एक जगह पे रुका हुआ है। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे।
अगला प्रश्न है, सोनार की कार्यविधि तथा इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग सोनार का उपयोग लिखेंगे कि सोनार का क्या उपयोग है। तो लिखेंगे, सोनार की तकनीक के द्वारा समुद्र की गहराई और समुद्र में छिपी वस्तुओं जैसे कि चट्टानों, हिमशैल, डूबे हुए जहाजों तथा पनडुब्बी आदि का पता लगाने में किया जाता है सोनार का उपयोग। तो आप लोग लिख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग सोनार का कार्य विधि लिखेंगे कि यह कार्य कैसे करता है। तो लिखेंगे कि सोनार जहाज पर से श्रव्य या फिर पराश्रव्य ध्वनि संकेत समुद्र तल की ओर भेजा जाता है, यानी कि सोनार इस ध्वनि को पहले समुद्र में भेजा जाता है और ध्वनि संकेत को भेजने तथा उसके प्रवर्तन के बाद प्रतिध्वनि के रूप में जो ध्वनि जहाज पर वापस लौटता है उनके बीच के समय अंतराल को मापा जाता है। यानी कि सबसे पहले इस ध्वनि को इसके नीचे भेजा गया और यही ध्वनि पुनः वापस ऊपर में आता है, यानी कि इस जहाज पर पुनः सुनाई देता है। तो इसके बीच में जो समय लगता है इसको मापा जाता है। चूंकि समुद्री जल में ध्वनि की चाल ज्ञात रहती है, हमें पता होता है कि समुद्र में ध्वनि की चाल यानी कि उसकी गति क्या होती है यह हमें पहले से ही पता होता है। तो इसीलिए समुद्र में छुपी हुई वस्तु का पता या समुद्र की गहराई गणना कर ली जाती है। तो इसका उपयोग इस प्रकार से किया जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। अब इसका लास्ट 9 नंबर प्रश्न है कि मानव कान के कार्य विधि को समझाकर लिखें। तो हम लोग इसका उत्तर यहाँ से लिखेंगे। ये रहा मानव कान की कार्य विधि। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि कंपन करता हुआ एक ध्वनि श्रोता हवा में संपीड़न और विरल उत्पन्न करता है। जब ये बाह्य कान पर पहुँचते हैं तब ये कर्ण नलिका में प्रवेश कर कर्णपट के निकट पहुंचकर कर्णपट को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिससे यह कंपन करने लगता है। कर्णपट के कंपित होने से आपस में जुड़ी तीनों हड्डियां मुगदरक, निहाय और वलयक भी कंपन करने लगते हैं। आपस में जुड़ी ये हड्डियां एक लीवर जैसी कार्य करती है, जिससे कंपन के समय विस्थापन बढ़ जाता है। इससे वलयक का विस्थापन कर्णपट के कंपन के आयाम से कई गुना बढ़ जाता है। इस प्रकार से जब कंपन वलयक तक पहुंचता है तब कंपन का आयाम प्रवर्धित हो जाता है। वलयक जो कर्णावर्त से जुड़ा होता है, कर्णावर्त के तरल में संपीड़न और विरल के स्पंद प्रतिस्थापित करता है। फिर यहाँ से स्पंद विद्युत संकेतों में परिवर्तित हो जाते हैं जो श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क को भेज दिए जाते हैं। मस्तिष्क इनकी व्याख्या ध्वनि के रूप में करता है। तो आप लोग यहाँ तक इसका उत्तर लिख लेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।